गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने क्लास 11 के फिजिक्स के क्लासेस को शुरू करें। इसमें सबसे पहला चैप्टर हम लोगों के पास है फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसी चैप्टर का डिस्कशन करेंगे, फिर धीरे धीरे करके हम लोग आगे के चैप्टर्स में एंटर करेंगे। चूँकि ये मेरा पहला क्लास है और फिजिक्स का पहला चैप्टर भी फिजिकल वर्ल्ड है। एक्चुअली ये एक थियोरेटिकल चैप्टर है। थियोरेटिकल चैप्टर है तो हम लोग इसको सिर्फ समझेंगे। इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है कि एक्चुअली साइंस क्या है। ठीक है, साइंस के क्या ब्रांचेस हैं, साइंस को पढ़ने के लिए क्या ज़रूरी है। फिर साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे कि साइंस के अकॉर्डिंगली फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है, फिजिक्स एक्चुअली है क्या, उसका स्कोप क्या है, एक्साइटमेंट क्या है, एवरीथिंग वी विल रीड इन दिस चैप्टर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फिजिकल वर्ल्ड में जो सबसे पहला टॉपिक है हम लोगों के पास साइंस। ये साइंस क्या है? साइंस ये एक लैटिन वर्ड साइंसिया से आया है। लैटिन वर्ड साइंसिया, ठीक है, साइंसिया ये एक वर्बल वर्ड है और इसका मतलब होता है टू नो। टू नो, ठीक है। ये साइंस वर्ड इस लैटिन वर्ड से आया है। ये एक वर्बल वर्ड है, इसका मतलब होता है टू नो। टू नो कहने का मतलब क्या होगा? किसी भी चीज़ को जानना, किसी भी चीज़ के बारे में जानने को ही हम लोग क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। ठीक है, एक्चुअली हम लोगों के पास संस्कृत में भी एक वर्ड है शास्त्र। आप लोग जानते होंगे, शास्त्र वर्ड से भली भांति परिचित होंगे। ठीक है, शास्त्र का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टेमेटिक। ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टेमेटिक नॉलेज। और एक्चुअली साइंस को हम लोग डिफाइन भी इसी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अरबी में भी एक वर्ड होता है इल्म। इल्म का मतलब भी होता है किसी भी चीज़ को बेहतर तरीके से समझना। ठीक है, तो साइंस को भी हम लोग इसी तरह से डिफाइन कर सकते हैं। यानी कैसे इसको हम लोग डिफाइन करेंगे? डेफिनेशन ऑफ साइंस, हाउ वी कुड राइट इट, द सिस्टेमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, ठीक है। अब ये सिस्टेमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज कैसे आता है? इसके लिए हम लोगों के पास दो इसेंशियल थिंग्स होना चाहिए। कोई भी चीज़ सिस्टेमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड तभी कहलाएगा जब उसको हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के थ्रू वेरीफाई कर चुके हैं। एक्सपेरिमेंट के थ्रू वेरीफाई कर चुके होंगे, साथ ही साथ कुछ एक्यूरेट रीजनिंग को वो सेटिस्फाई करता हो। यानी ये सिस्टम और ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज थ्रू वेरियस, आप कह सकते हैं कि वेरियस एक्यूरेट रीजनिंग एंड ऑब्जर्वेशन बेस्ड होता है। ठीक है, और उसी से हम लोग किसी भी थ्योरी को वैलिड मान सकते हैं, कोई भी थ्योरी हो। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ तो साइंस पढ़ रहे हैं, तो साइंस का मतलब क्या हो गया? दोनों किसी भी चीज़ के बारे में जानना। तो किसी भी चीज़ को जानेंगे हम लोग, कैसे जानेंगे? तो सिस्टेमेटिकली और ऑर्गेनाइज्ड वे में जानेंगे। ठीक है, तो इस साइंस का मेनली टू ब्रॉड कैटेगरीज है। टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ साइंस। कौन कौन? ब्रॉड कैटेगरीज। ब्रॉड कैटेगरीज कहने का मतलब क्या हो गया? बहुत सारे ब्रांचेज हैं इसमें, लेकिन ब्रॉड कैटेगरीज कहने का मतलब क्या? जो मेन ब्रांचेज हैं। और ये मेन ब्रांचेज में कौन कौन आते हैं? मेन ब्रांचेज में है सबसे पहला फिजिकल साइंस, और दूसरा आप कह सकते हैं बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंसेस में हम लोग क्या पढ़ते हैं?
फिजिकल साइंसेस में भी मेनली हम कह रहे हैं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री, इसके अलावे भी बहुत सारे साइंस हैं जो कि फिजिकल साइंसेस के ब्रांचेज हो सकते हैं। फिर बायोलॉजिकल साइंसेस में हम लोग क्या पढ़ते हैं? मेनली जो पढ़ते हैं हम लोग बॉटनी और जूलॉजी। इसके अलावे भी बहुत सारे ब्रांचेज हैं जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी, बहुत सारे ब्रांचेज हैं। तो मेनली हम लोगों के पास ये ब्रॉड कैटेगरीज के अकॉर्डिंगली दो तरह का ब्रांचेज है साइंस का, पहला फिजिकल साइंस और दूसरा बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है। अब किसी भी साइंटिफिक थ्योरीज को पढ़ने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होता है वो हम लोगों का साइंटिफिक एटीट्यूड होता है। साइंटिफिक एटीट्यूड कहने का मतलब आप कह सकते हैं क्या, जैसे किसी भी चीज़ को हमको साइंस में करना क्या होता है? एक्सेप्ट करना होता है कि ये थ्योरी सही है या गलत है, सही है तो क्यों है, ठीक है, सही है तो क्यों है और गलत है तो क्यों है, ठीक है। तो बहुत तरीके का रीजनिंग हम लोग अप्लाई करते हैं। तो किसी भी थ्योरी को एडप्ट करने के लिए हम लोगों के पास एक फ्लेक्सिबल यानी एकदम लचीला, ओपन माइंडेड अप्रोच होना चाहिए। ओपन माइंडेड अप्रोच होने का मतलब क्या हो गया? जैसे किसी भी चीज़ को अगर हम लोगों को नेग्लेक्ट करना हो तो किसी भी चीज़ को नेग्लेक्ट करने के लिए हम लोगों के पास एक बहुत ही सॉलिड रीजन होना चाहिए। विदाउट एनी एक्यूरेट रीजन, विदाउट एनी important point of view, we cannot neglect any of the theories। समझ रहे हैं मेरी बात को? हम क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करना हो तो एक्सेप्ट करने के लिए हम लोगों को ओपन माइंडेड होना होता है। तो मतलब क्या है कि अगर किसी भी थ्योरी को हमको डिस्कार्ड करना हो, किसी भी चीज़ को, जैसे हम लोग आपस में भी बातचीत जब करते हैं किसी भी चीज़ को लेकर के, अगर हम लोगों में किसी भी चीज़ को लेकर के असहमति बनता है, ठीक है, तो उसका कोई ना कोई एक सर्टेन रीजन होता है, तभी असहमति बनता है। ऐसे हम किसी भी थ्योरी को जनरली डिस्कार्ड करते नहीं हैं, कोई भी बातचीत भी हम लोग आपस में कर रहे हों, ठीक है। तो ठीक उसी तरह से साइंस है। साइंस में भी हम लोग अगर किसी भी थ्योरी को एडप्ट करना होता है तो हम लोगों को बहुत ही फ्लेक्सिबल बनना पड़ता है, उसको एडप्ट करना पड़ता है। कब एडप्ट करेंगे? जब तक कि उसको डिस्कार्ड करने के लिए हम लोगों के पास कोई सॉलिड रीजन ना हो, ठीक है। सॉलिड रीजन नहीं, इसी को हम लोग एक्चुअली साइंटिफिक एटीट्यूड कह सकते हैं, ठीक है। हम लोग इसी को एक्चुअली साइंटिफिक एटीट्यूड कहेंगे, यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू को हम लोग विदाउट एनी रीजन नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड साइंटिफिक एटीट्यूड। यानी साइंस को पढ़ने के लिए ये साइंटिफिक एटीट्यूड का होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। अब साइंटिफिक एटीट्यूड के साथ साथ अगर हम किसी भी साइंटिफिक एटीट्यूड को एडप्ट कर लेते हैं, यानी किसी भी थ्योरी को एडप्ट कर लेते हैं, तो उसका एक सर्टेन तरीका होता है, जिसको हम लोग फिजिक्स की भाषा में क्या कह सकते हैं? साइंटिफिक मेथड कह सकते हैं, ठीक है। तो साइंटिफिक मेथड में मेनली हम लोग चार चीज़ों या पांच चीज़ों कह सकते हैं, ठीक है। मेनली 5 चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। पहला, अगर किसी भी थ्योरी को हम लोग एडप्ट कर रहे हैं तो हम लोगों को ये ध्यान रखना होता है कि वो थ्योरी जो है, यानी वो जो थ्योरी वो एक कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंटेशन के तहत ऑब्जर्व किया गया है, ठीक है। यानी बार बार एक्सपेरिमेंट किया गया, उसके बाद उसका हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? यानी किसी भी चीज़ को बार बार सिंपली आप कह सकते हैं कि ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करके देखते हैं कि वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो अब वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है और उसके बिहेवियर को रीड करने के बाद हम लोग क्या करते हैं? उसके क्वालिटेटिव और क्वालिटेटिव मतलब क्या हो गया? वो देखने, जैसे क्वालिटेटिव वर्ड कहाँ से आया? क्वालिटी वर्ड से, ठीक है।
तो उसका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव स्टडी करते हैं। ठीक है, यानी उसका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव स्टडी करने का मतलब वो कितना अमाउंट में किस तरीके से बिहेव कर रहा है, आप कह सकते हैं इस तरह से सिंपल लैंग्वेज में। इसके बाद जो है, अब उस क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रीजनिंग को लेकर के हम लोग एक मैथमेटिकल मॉडल सजेस्ट करते हैं फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स मतलब यहाँ न्यूमेरिकल्स नहीं है, फिजिक्स का मतलब सिंपली सब लोग समझ लेते हैं न्यूमेरिकल्स। ठीक है, प्रॉब्लम्स यानी जो भी समस्या आ रहा हो उस क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रीजनिंग का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, यानी उसके लिए एक मैथमेटिकल मॉडल को सजेस्ट करते हैं। और उसके बाद जो चौथा पॉइंट है हम लोगों का, हम लोग क्या करते हैं, उसको प्रेडिक्ट करते हैं। ठीक है, यानी उसका प्रेडिक्शन करते हैं। और उस प्रेडिक्शन के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम लोग क्या करते हैं, उसका मॉडिफिकेशन करते हैं। ठीक है, यानी जो थ्योरी हम लोग कैलकुलेट करते हैं या जो थ्योरी को एडॉप्ट करते हैं, उस थ्योरी को हम लोग फाइनली मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल, बहुत ही कॉमन एग्जांपल, जैसे जगदीश चंद्र बसु का नाम सब लोगों ने सुना होगा। तो जगदीश चंद्र बसु ने वायरलेस टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया था। ठीक है, वायरलेस कम्युनिकेशन को। अब उसी थ्योरी को लेकर के उसको क्वालिटेटिवली क्वांटिटेटिवली रिलेट करके उसके मैथमेटिकल मॉडलिंग को डिस्कस करते हुए हम लोगों ने काफ़ी सारे मॉडिफिकेशंस ऑब्टेन किए। और आज के डेट में बहुत सारा कम्युनिकेशन डिवाइसेस है जो वायरलेस है ना। तो यानी इस तरीके से हम लोग थ्योरी को यानी शुरू से लेकर के, सबसे पहला चीज़ हम क्या बताएं, चलिए मैं लिख देता हूँ, साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड में क्या क्या आएगा, तो सबसे पहला जो पॉइंट है, ठीक है, वो है ऑब्जर्वेशन बाय कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स। और जो दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं क्या भाई, तो मेकिंग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग। एंड थर्ड वन, suggesting मैथमेटिकल मॉडल। और इसके बाद मैंने क्या बताया था, प्रेडिक्शन। ठीक है, यानी इस मॉडल पर जो आपका नया फिनोमेना हो सकता है उसका प्रेडिक्शन, यानी आप कह सकते हैं प्रेडिक्टिंग न्यू फेनोमेनन based on the model। what मॉडल, जो मैथमेटिकल मॉडल हम लोगों ने डेवलप किया। इसके बाद इस थ्योरी को हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी मॉडिफाइंग द थ्योरी। तो these 5 are included in साइंटिफिक मेथड। ठीक है, ये 5 साइंटिफिक मेथड में इन्वॉल्व है। पहला फिर से ऑब्जर्वेशन बाय कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स, दूसरा मेकिंग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, थर्ड सजेस्टिंग मैथमेटिकल मॉडल, फोर्थ प्रेडिक्टिंग न्यू फेनोमेनन बेस्ड ऑन मॉडल, 5 मॉडिफाइंग द थ्योरी। ठीक है, अब इस साइंटिफिक मेथड को एडॉप्ट करके हम लोग किसी भी साइंटिफिक थ्योरी को डेवलप करते हैं। ठीक है, तो साइंटिफिक थ्योरी कहने का मतलब क्या होगा, चलिए यहां से हम रब करते हैं इसको, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो साइंटिफिक थ्योरी, अगर हम साइंटिफिक थ्योरी को डिफाइन करें, दिस इज साइंटिफिक थ्योरी, हाउ वी कैन डिफाइन इट। तो ये 5 चीजों को ध्यान में रखना है। इसी 5 चीजों से हम लोगों को एक्चुअली क्या ऑब्टेन होता है,
कोई ना कोई थ्योरी ऑब्टेन होता है इन द सेट ऑफ लॉज, यानी बहुत सारा लॉज बनाया जा सकता है। तो साइंटिफिक थ्योरी को हम डिफाइन भी कर सकते हैं, द ग्रुप ऑफ लॉज या द सेट ऑफ लॉज in terms of which behavior of a physical system, कोई भी एक फिजिकल सिस्टम को एक्सप्लेन किया जा सके। फिजिकल सिस्टम कैन बी एक्सप्लेन्ड, ये आपका एक्सेप्ट डेफिनेशन हो सकता है साइंटिफिक थ्योरी का। The set of laws in terms of which behavior of a physical system can be explained. ये डेफिनेशन कहाँ से आ रहा है? इस साइंटिफिक मेथड से आ रहा है, जिसको कि हम लोग साइंटिफिक थ्योरी कह सकते हैं। ठीक है, और इन्हीं थ्योरीज का यूज करके हम किसी भी थ्योरी को मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन का मतलब अभी मैंने एक बहुत ही जनरल एग्जांपल दिया था, जैसे चलिए एक और एग्जांपल का डिस्कशन हम लोग करते हैं। मॉडिफिकेशन का मतलब एक्चुअली क्या समझ पाएंगे आप लोग। ठीक है, तो हम एक और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेटरी प्लैनेट्स। ठीक है, यानी सिंपली यू कैन से प्लैनेटरी मोशन। तो प्लैनेटरी मोशन में सबसे पहले आपको, हालांकि हम लोग तो कहते हैं कि सबसे पहले आर्यभट्ट ने प्लैनेटरी मोशन के बारे में डिस्कस किया था, फिर मॉडर्न साइंसेस में सबसे पहले टाइको ब्राहे ने उसको डिस्कस किया, फिर उसी थ्योरी को और भी मॉडिफाई किया किसने? जोहान केपलर ने। यानी धीरे धीरे ये थ्योरी, यानी चीज़ों को लोगों ने पहले समझना शुरू किया, समझना शुरू करने के बाद उस थ्योरी को धीरे धीरे करके मॉडिफाई किया। ठीक है, और भी ज़्यादा आपका जो है एक्सेप्टेड वे में उस थ्योरी को डेवलप किया, ताकि हम लोग उसको समझ सकें, उसके बारे में जान सकें। ठीक है, या फिर आप जैसे समझ सकते हैं, जैसे कि माइक्रोस्कोपिक स्टडीज़ में अगर हम लोग चले जाएं तो न्यूटोनियन लॉ ऑफ मोशन उसको डिस्कस नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो साथ ही साथ आपका वेव मोशन या फिर आपका वेव ऑप्टिक्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसे थ्योरीज को डिस्कस नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो इन सारे थ्योरीज को डिस्कस करने के लिए फिर हम लोगों ने अपने थ्योरी को मॉडिफाई किया। मॉडिफाई करने के बाद हम लोगों ने क्वांटम फिजिक्स नाम के एक ब्रांच को डेवलप किया, यानी धीरे धीरे करके ये थ्योरी डेवलप होता चला गया। तो धीरे धीरे ये थ्योरी डेवलप होता चला गया, तो इसके पीछे रीजंस इन्हीं साइंटिफिक मेथड, यानी इन साइंटिफिक मेथड को आधार बनाते हुए हम लोगों ने थ्योरी को डिस्कस किया। ठीक है ना? यानी फिर से एक बार और समझ लीजिए कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशन एंड कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स, फिर मेकिंग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, फिर सजेस्टिंग ए मैथमेटिकल मॉडल। After that we will predict the new phenomenon based upon that model. After that we will modify those theories. Okay? तो अब हम लोग यहाँ समझते हैं कि फिजिक्स क्या है। चूँकि ये फिजिक्स का क्लास है तो मैंने तो साइंस के बारे में इतनी सारी चीज़ें बतलाई। ठीक है, हम लोग बेसिकली समझेंगे फिजिक्स है क्या और फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसका स्कोप क्या है, एक्साइटमेंट क्या है, तब जा कर के हम लोग दूसरे चैप्टर में एंटर करेंगे। और फिजिक्स एक्चुअली तो शुरू होता है यूनिट एंड डायमेंशन से, लेकिन कंपटीशन हो या बोर्ड एग्जामिनेशंस हो, इस चैप्टर से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए इस चैप्टर को भी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। एक्चुअली ये डिस्कशन टाइप का चैप्टर है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं फिजिक्स। एक्चुअली फिजिक्स क्या है? अगर हम फिजिक्स की बात करें तो देखिए, फिजिक्स भी एक वर्ड, चलिए ये फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स जो है ये भी एक वर्ड फूसिस से निकल के आया है, फूसिस। ठीक है, बहुत सारे बुक्स में इसका स्पेलिंग इस तरह से लिखा रहता है PHUSIS, बट स्पेलिंग डजंट मैटर, प्रोनाउंस इट एज फूसिस। ओके, तो फूसिस का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो एक्चुअली फूसिस का मतलब
होता है टू नो अबाउट द नेचर। तो व्हाट काइंड ऑफ नेचर, यानी नेचर कहने का मतलब ये नहीं कि आपका पूरा प्रकृति, ठीक है, यानी कोई भी सब्सटेंस किस तरीके से बिहेव कर रहा है, दैट काइंड ऑफ नेचर, ठीक है। चाहे वो यूनिवर्स में कहीं पर भी हो, वो किस तरीके से बिहेव करता है उसके बारे में हम लोग फिजिक्स में डिस्कशन करते हैं। क्योंकि फिजिक्स आपका फिजिकल साइंस का एक ब्रांच है, तो इस फिजिक्स के लिए आप एक डेफिनेशन लिख सकते हैं, टू नो अबाउट द नेचर ऑफ सबस्टांसेस, या फिर नॉट ओनली सबस्टांसेस, जैसे यूनिवर्स में कोई भी चीज़ मौजूद है वो कैसे बिहेव कर रहा है, जैसे आपका अर्थ मूव कर रहा है तो कैसे मूव कर रहा है, ठीक है, सन के ऊपर क्या है, यानी इन सारे, या कोई भी अगर मान लीजिए कि ये पेन है तो ये पेन गिर रहा है तो क्यों गिर रहा है, कैसे गिर रहा है, ठीक है, इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं कहाँ, फिजिक्स के अंदर, ठीक है। तो फिजिक्स एक बहुत ही एक्साइटमेंट वाला सब्जेक्ट है, हम लोग बहुत ही यानी एक्साइटेड हो जाते हैं जब हम फिजिक्स को पढ़ते हैं। कैसे भाई, जब हम किसी भी सब्सटेंस के बारे में जानते हैं कि वो कैसे बिहेव कर रहा है तो जाहिर सी बात है एक्साइटमेंट तो आना ही है। साथ ही साथ इस ब्रांच का यानी फिजिक्स का एक बहुत ही बड़ा स्कोप है, बहुत ही बड़ा स्कोप है, ठीक है। और इसका यूज़ करके हम लोगों ने साइंस को बहुत ज़्यादा डेवलप किया है, और साइंस के डेवलपमेंट के कारण आज हम लोग बहुत सारा जो है यानी सुविधाजनक जो है लाइफ व्यतीत कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें फिजिक्स का एक बहुत ही बड़ा रोल है, ठीक है। कैसे, चलिए इसके बारे में हम लोग आगे एक एक पॉइंट करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। यस, तो फिजिक्स में मेनली हम लोगों के पास दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। फर्स्ट वन यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन इसका मतलब क्या है? यूनिफिकेशन मतलब जैसे कि हम किसी भी लॉ को अगर हम किसी भी चीज़ के लिए यूज़ करते हैं तो उसी का यूज़ करके बहुत सारे दूसरे फंडामेंटल फिनोमेनन को डिस्क्राइब करना, दैट इज़ यूनिफिकेशन, यानी यूनाइट करना। यानी एक चीज़ से किसी चीज़ को एक्सप्लेन किया जा रहा है तो उसी चीज़ का यूज़ करके हम लोग दूसरे चीज़ों को भी एक्सप्लेन कर पाएँ, या कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, दैट इज़ यूनिफिकेशन, ठीक है। जैसे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का हम लोग यूज़ करते हैं बहुत सारे फील्ड्स में, ठीक है। जैसे इसमें एक कॉमन एग्जांपल हम ले सकते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को हम लोगों ने क्या किया है, पूरे यूनिवर्स के लिए यूनिफाई कर लिया, यानी जो टेरेस्टेरियल ऑब्जेक्ट्स के लिए जो लॉ हम लोग लगाते हैं, ठीक यही लॉ हम लोग क्या करते हैं, यानी स्टेलर बॉडीज जैसे सन है, मून है, प्लैनेट कोई भी हो, उसके एक्सप्लेनेशन के लिए हम लोगों ने फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर को यूनिफाई कर लिया है, ठीक है। इसके बाद होता है रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म कहने का मतलब यानी किसी भी माइक्रोस्कोपिक सिस्टम, माइक्रो मतलब क्या होता है, बड़ा, यानी बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए अगर जैसे ये पेन हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, तो साइंस के अकॉर्डिंगली ये एक माइक्रो सिस्टम है, ठीक है। आप सिंपली समझ सकते हैं कि जो चीज़ हम लोगों को आंखों से दिख रहा है, ठीक है, हम लोग उसको फील कर पा रहे हैं, ठीक है, ये सिंपल सा लैंग्वेज में हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं, दैट इज माइक्रो सिस्टम, ओके। तो माइक्रो सिस्टम को अगर हम लोग माइक्रो सिस्टम्स यानी उस माइक्रो सिस्टम वाले थ्योरी को यूज़ करें और उससे माइक्रो स्कोपिक बॉडीज के लिए हम लोग स्टडी कर पाएँ, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड रिडक्शनिज्म। जैसे कि हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स को डेवलप किया फिजिक्स में, तो थर्मोडायनेमिक्स का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर को डिस्कस करते हैं, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर को वो कैसे बिहेव करता है। लेटर ऑन इसी थ्योरी को यूज़ करके हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ सिस्टम्स एंड इवन स्टेटिस्टिकल मेथड ऑफ द सिस्टम्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं, जो कि माइक्रो सिस्टम्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस टर्म में आप कह सकते हैं कि थ्योरी का रिडक्शनिज्म होता है, ठीक है। ऐसे भी फिजिक्स में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हम कह सकते हैं इस तरह से आप लोगों को
कि कोई भी थ्योरी हो जो बड़ों के लिए सही है, सॉरी, जो छोटों के लिए सही है वो बड़े चीज़ के लिए भी सही हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, ठीक है। यानी जो बड़ों के लिए सही हो कोई ज़रूरी नहीं है छोटे सिस्टम के लिए भी सही हो। बात समझ में आ रहा है? तो दिस इज एक्चुअली मीन्स रिडक्शनिज्म। तो फिजिक्स का ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, कौन कौन सा ब्रांच है? ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। तो अगर हम इसको क्लासीफाई करें तो ब्रांच इसके दो हो सकते हैं। पहला हो सकता है क्लासिकल फिजिक्स और दूसरा हो सकता है क्वांटम फिजिक्स। यानी ये मेनली दो ब्रांचेज हैं फिजिक्स के, एक क्लासिकल फिजिक्स और एक क्वांटम फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स में हम लोग मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं, यानी इट रिलेट्स विद द स्टडी ऑफ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। मैक्रोस्कोपिक सिस्टम आप लोग समझ रहे होंगे, अभी डिस्कस कर रखा है। क्या भाई, कोई भी चीज़ जिसको हम लोग फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, कोई भी चीज़ मूव कर रहा है, कार है, बॉटल है, एरोप्लेन है, सन है, मून है, दोज ऑल आर द मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। And in quantum physics, we study about microscopic system. माइक्रोस्कोपिक नाम से ही पता चल रहा है, आप कह सकते हैं कि इसको हम लोग माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, है कि नहीं? तो माइक्रोस्कोपिक सिस्टम में क्या हो सकता है, यानी जैसे कोई एटम है, इलेक्ट्रॉन का स्टडी करना हो, ठीक है, न्यूट्रॉन का स्टडी करना हो, तो इन सब चीज़ों का साइज क्या होता है? बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। तो बहुत छोटा होता है, तो इसके लिए हम लोगों के पास स्टडी करने के लिए एक स्पेशल ब्रांच है फिजिक्स का, जिसको हम लोग क्वांटम फिजिक्स कहते हैं, ठीक है। कोई भी माइन्यूट मतलब बहुत ही छोटा माइन्यूट पार्टिकल्स है, उसका माइन्यूट स्टडी करना हो तो हम लोग उसको क्वांटम फिजिक्स में करते हैं, ठीक है। क्वांटम फिजिक्स में जैसे कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी होता है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आप लोग जानते होंगे, आइंस्टीन का बहुत ही फेमस रिलेशन है, E = डेल्टा mc²। और इसी थ्योरी के अकॉर्डिंगली क्या है, इसी थ्योरी के अकॉर्डिंगली आपका आइंस्टीन ने एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी थ्योरी के बारे में बताया, यानी मास एंड एनर्जी बोथ आर इंटर रिलेटेड मीन्स ए स्मॉल डिफेक्ट इन मास can produce a huge amount of energy, and its relation is very famous. E = delta mc². Delta m is your mass defect and c is your speed of light. इस थ्योरी के बारे में इन जनरली हम लोग थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में पढ़ते हैं, ठीक है, जो कि आपका क्वांटम फिजिक्स का ही एक पार्ट है। तो हम उम्मीद करते हैं इतनी चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी, इतना चीज़ आप लोगों को ज़रूर समझ में आ गया होगा। हम लोग अब आगे देखते हैं कि फिजिक्स का ब्रांचेस, यानी क्लासिकल फिजिक्स में कौन कौन सा ब्रांचेज है, इसका भी सब ब्रांचेज है। सब ब्रांचेस का अगर हम बात करें तो सबसे पहला तो मैकेनिक्स, दूसरा आप कह सकते हैं ऑप्टिक्स, तीसरा थर्मोडायनेमिक्स, फिर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ये सारी चीज़ें आपका माइक्रोस्कोपिक सिस्टम के अंदर आता है, यानी क्लासिकल फिजिक्स के अंदर आएगा, ठीक है। बल्क मैटर्स के बारे में पढ़ना हो, दोज आर द सब ब्रांचेज ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स में मैंने अभी बता रखा है, क्वांटम फिजिक्स में हम लोग मेनली क्या पढ़ते हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्वांटम फिजिक्स का एक सब ब्रांच है। इसमें हम लोग माइन्यूट पार्टिकल्स के बारे में, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब के बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि फिजिक्स का बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है।
जैसे रिलेशन विथ मैथमेटिक्स। तो बाकी सारे साइंसेस के साथ फिजिक्स का क्या रिलेशन, जैसे रिलेशन विथ मैथमेटिक्स में थोड़ा बीच में चला गया था कि काफ़ी गर्मी है दोस्त, कोई बात नहीं। तो मैं बात कर रहा था कि रिलेशन विथ मैथमेटिक्स। तो अभी मैंने डिस्कस किया है कि फिजिक्स क्या है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों नेचर शो करता है। तो इसके क्वांटिटी को शो करने के लिए हमको मैथमेटिक्स का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग मैथमेटिक्स का यूज़ करके इसकी थ्योरी को डेवलप करते हैं। फिर आप कह सकते हैं रिलेशन विथ केमिस्ट्री। मैं बहुत शॉर्ट में इसका डिस्कशन कर रहा हूँ, कोई चीज़ लिखूँगा नहीं, वैसे बोलूँगा, ध्यान से आप लोग सुने। तो रिलेशनशिप विथ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री जैसे कि एक्सरे, जैसे कि हम लोग ये आप कह सकते हैं क्या भाई, पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल्स में एटम्स के अरेंजमेंट का यूज़ करते हैं, उसका फिजिक्स में हम लोग काफ़ी कुछ यूज़ करते हैं। केमिस्ट्री में एक्सरे थ्योरी है या फिर कोई भी एटम से रिलेटेड थ्योरी है, उसको हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं और फिजिक्स से उसको एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप विथ बायोलॉजी, ठीक है, यानी बहुत ही स्मॉल क्रिएचर्स को आप कह सकते हैं, जैसे कोई फंगी है या फिर बैक्टीरिया है, उसको देखने के लिए हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें फिजिक्स एक रोल प्ले करता है ना। तो साथ ही साथ आप कह सकते हैं रिलेशन विथ एंथ्रोपोलॉजी, किसी भी चीज़ के कोई भी पुरानी चीज़ है, बहुत पुरानी चीज़ है, तो उसके एज को पता करने के लिए, ठीक है, हम लोग फिजिक्स के में कार्बन डेटिंग एक मेथड है, उसका यूज़ करते हैं। तो फिजिक्स का इससे भी रिलेशन होता है। रिलेशन विथ सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी यानी आपका जो अर्थ में जो भी वाइब्रेशंस है उसको स्टडी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिजिक्स का हेल्प लेते हैं। मीटियोरोलॉजी, मीटियोरोलॉजी यानी मौसम से रिलेटेड जानकारी लेने के लिए भी हम लोग फिजिक्स का यूज़ करते हैं। फिर जियोलॉजी यानी अर्थ पर मौजूद कोई भी चीज़ है उसकी जानकारी लेने के लिए भी हम लोग फिजिक्स का यूज़ करते हैं। यानी फिजिक्स जो है वो बहुत सारे चीज़ों से रिलेटेड और इररिलेटेड है। ऐसे भी मैंने शुरू में ही फिजिक्स का डेफिनेशन बताया है, ठीक है। फिजिक्स का मतलब क्या हुआ, टू नो अबाउट द नेचर, यानी नेचर में जो भी सब्सटेंसेस है, जो भी थिंग्स है, वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है, ठीक है, उसके बारे में जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिजिक्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि हम लोग डेली लाइफ में भी इसका बहुत सारा यूज़ कर पा रहे हैं। जैसे टेलीफोन, सबसे कॉमन एग्जांपल तो यही है, ठीक है, टेलीफोन। तो टेलीफोन वायरलेस टेक्नोलॉजी का भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और इसमें मेन कंट्रीब्यूशन किनका था, जगदीश चंद्र बोस। इसका यूज़ करके हम लोगों ने रेडियो बनाया, वायरलेस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके पहले रेडियो बनाया, टेलीविज़न बनाया, ठीक है, सैटेलाइट्स है, ठीक है। साथ ही साथ डेली लाइफ में फिजिक्स ने हम लोगों को इतना स्कोप प्रोवाइड किया है, इतना स्कोप प्रोवाइड किया है, जैसे कि किसी भी तरह की एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी तरह की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का मतलब क्या हुआ, हम लोगों का डेली लाइफ बहुत ही सिंपल बनता चला जा रहा है, ठीक है, बहुत ही सिंपल होता जा रहा है। हम लोगों को लगातार ये फिजिकल साइंसेस बहुत ही तरह का फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रहा है, दिन पर दिन, दिन पे दिन हम लोगों को लगातार सुविधा मिलता चला जा रहा है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होता जा रहा है, ठीक है। और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में फिजिक्स का एक बहुत ही बड़ा रोल है। इसके ऊपर बहुत सारे मैथमेटिशियंस ने काम किया, बहुत सारे फिजिसिस्ट ने काम किया। अगर हम इंडियन फिजिसिस्ट या इंडियन मैथमेटिशियन का बात करें तो सबसे पहले तो इंडियन मैथमेटिशियन में आर्यभट्ट, ठीक है, ये तो एस्ट्रोलॉजर भी थे। इन्होंने प्लानिटरी मोशन को डिस्कस किया था। फिजिक्स को आसान बनाने के लिए आप कह सकते हैं कि इन्होंने मैथमेटिक्स के फील्ड में भी बहुत सारा काम किया, ठीक है। फिर इसके साथ ही साथ जेम्स वॉट स्टीम इंजन इन्वेंट किया। फिर इसके बाद जैसे इंडियन साइंटिस्ट में अगर सत्येंद्र नाथ बोस, ठीक है, सी.वी. रमन, है ना, तो बहुत सारे, जैसे कि प्रोटॉन को डिस्कवर किया, तो प्रोटॉन को किन्होंने डिस्कवर किया, गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ, यानी धीरे धीरे करके बहुत सारा रिवोल्यूशनरी थ्योरीज, जैसे जैसे समय चलता चला गया, रिवोल्यूशनरी थ्योरीज फिजिक्स के फील्ड में आता चला गया और फिजिक्स डेवलप होता चला गया, ठीक है। तो दोस्तों
हम लोगों ने आज बात किया है साइंस और फिजिक्स के ऊपर, ठीक है। इसका एक और क्लास बनेगा, हम लोग इसका एक और क्लास बनाएंगे, ठीक है, जिसका फिजिकल वर्ल्ड पार्ट 2 नाम होगा, ठीक है। और उस फिजिकल वर्ल्ड पार्ट 2 वाले सेक्शन में हम लोग इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, ठीक है। चूँकि एक क्लासेस में अगर हम लोग पूरा कंप्लीट करना चाहें तो वीडियो काफ़ी लंबा बनेगा और आप लोगों को इंटरेस्ट भी थोड़ा कम मिलेगा, ठीक है। तो उस फिजिकल वर्ल्ड पार्ट 2 सेक्शन में हम लोग बात करेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्सेस के बारे में, ठीक है, डिफरेंट कंजर्वेशन लॉस के बारे में, तब जा कर के ये चैप्टर कंप्लीट होगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।